राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोलू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो उम्मीद है आपको पिछला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा और आंसर्स आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 का ये बीएमटी चैप्टर का बीएमटी सब्जेक्ट का बता रहे हैं आपको, और मल्टीपल चॉइस जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब 20 तक बता चुके थे, आज बता रहे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए में दिया गया है कि ए एम इक्वल्स टू होता है रूट अंडर जी एम इंटू एच एम। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि एच एम जो होता है वो होता है रूट अंडर ए एम इंटू जी एम होता है। आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी में है कि जी एम का मतलब होता है रूट अंडर ए एम इंटू एच एम, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जी एम इक्वल्स टू रूट अंडर ए एम इंटू एच एम डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें कौन सा सही है? तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए एम इंटू एच एम। कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, ये फॉर्मूला याद रखिए और इसी के बेसिस पे आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए एम इंटू एच एम, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जी एम इक्वल्स टू रूट अंडर ए एम इंटू एच एम, यानी आपका यही ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए यहाँ पर जी एम इक्वल्स टू क्या लिखा है, रूट अंडर ए एम इंटू एच एम, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि इन केस ऑफ अनइक्वल, इन द केस ऑफ unequal size of items, ऑप्शन ए मीन यानी x बार लेस देन ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन बी x बार यानी मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन नंबर सी मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इन केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ पूछा गया है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो 3 डेटा आपको दिया हुआ है इस तरह से, 3 9, ये आपको दिया हुआ है, 3 डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अभी इससे प्रूव हो जाएगा क्या कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप मीन अगर निकालते हैं, मतलब एक्स बार अगर निकालते हैं, तो क्या करेंगे, इन तीनों डेटा को ऐड करेंगे, तो 3 + 9 + 27 डिवाइड बाई 3, यानी इसका एवरेज करना होगा आपको। तो 9 3 12 7 19, 39/3, तो आपका क्या आ रहा है, 13 आ रहा है इसका एवरेज। और अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो क्या होता है, क्यूब रूट हो जाएगा ABC, यानी 3 डेटा दिया हुआ है, 3 × 9 × 27, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा
9 इंटू 3 मतलब हो गया 27, 27 इंटू 27 अगर कीजिएगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 का पावर 3, तो इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ से आपका इसका यहाँ से 3 निकल के आ रहा है और इसके यहाँ से 3 निकल के आ रहा है, यानी 3 3 जा 9। तो यानी जीएम का जो वैल्यू है इसका क्या आ रहा है 9, और जो मीन का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है 13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यानी मीन हमेशा बड़ा होता है जीएम से, तो मीन जो है वो 13 है और जीएम जो है वो 9 है, यानी 13 इज़ ग्रेटर देन 9, यानी बोल सकते हैं कि एक्स बार जो है वो ज़्यादा बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसीलिए आपको एग्जाम्पल लिए सॉल्व करके समझा दिए। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। 3 का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, या 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ 3 3 जा 9 होता है, और 3 3 9 3 27 होता है, और ये क्या है क्यूब रूट है, यानी 3 डिजिट आपको निकालना है। तो ये 3 ठो 3 के बदले में 1 ठो 3 लिए, और यहाँ भी 3 ठो 3 के बदले में 1 ठो 3 लिए, तो 3 3 जा 9 होता है। तो यहाँ पर 13 और 9 बस ये समझाने के लिए आपको ये ऑप्शन अपने से एग्जाम्पल क्रिएट किए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी पूछेगा इन द केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, तो हमेशा मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है और एचएम से भी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे यहाँ तक। तो आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि व्हेन नो ऑब्जर्वेशन is there, HM is defined as 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है 0। तो यहाँ बोला क्या जा रहा है कि जब कोई अवलोकन नहीं होता है तो हरात्मक माध्य परिभाषित होता है, यानी व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज देयर एचएम इज डिफाइंड एज 3 होगा या 2, 1 या 0, यानी यहाँ पर जो नो ऑब्जर्वेशन अगर होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 24, जब कोई नो ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि y और o, ये एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का है क्वेश्चन। y और o इसका एक इक्वेशन होता है, तो यहाँ इक्वेशन आपको पूछा गया कि वह इक्वेशन क्या होता है। तो t इंटू एस इंटू सी माइनस आई ये होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया वो देखिए कि t इंटू एस इंटू सी इंटू आई होता है, या तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि t डिवाइडेड s इंटू सी इंटू आई होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में t माइनस एस प्लस सी माइनस आई होता है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या याद आ रहा है, y और o इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है, t इंटू एस इंटू सी इंटू आई। तो एक एक का मतलब समझ लीजिए। t का मतलब क्या होता है, t का मतलब होता है ट्रेंड। s का क्या मतलब होता है, s का मतलब होता है सीजनल। s का मतलब होता है सीजनल वेरिएशंस,
सीजनल वेरिएशंस, और सी का मतलब होता है साइक्लिक वेरिएशंस, साइक्लिक वेरिएशंस, और आई का मतलब होता है इर्रेगुलर मूवमेंट, इर्रेगुलर मूवमेंट। ठीक है, डिटेल में आपको समझा दिए। तो ये सबको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है y और o इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला क्रिएट होता है, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशंस और इरेगुलर मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 25 बताते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट factors causing seasonal variations are ऑप्शन ए है वेदर एंड सोशल कस्टम, वेदर एंड सोशल कस्टम्स। ऑप्शन नंबर बी में है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है डिप्रेशन इन बिजनेस, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कॉजिंग सीजनल, यानी मौसमी परिवर्तनों के होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी मौसम में परिवर्तन जब होता है तो कौन सा सीजनल कॉज इफेक्ट करता है। ठीक है, वेदर एंड सोशल कस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जाड़ा का दिन में गर्म कपड़ों का डिमांड बढ़ जाता है, यानी गर्म कपड़े चाहिए तो क्या होता है, ट्रेंड जो है वो चेंज होता है, यानी उसमें नए नए कलेक्शंस आते हैं। और उसी तरह से गर्मियों में अगर है तो सूती वस्त्र, यानी जिससे आराम मिलता है पहन के, तो वो सीजनल क्या होता है कि चेंजेस होता रहता है। इसीलिए बोला गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सीजनल वेरिएशंस आर, क्या है, वेदर एंड सोशल कस्टम्स, यानी रीति रिवाज। मान लीजिए कि शादी ब्याह अगर है तो उस समय किस तरह का चेंजेस होगा, तो वो भी आपको ध्यान देना होता है। तो इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा वेदर एंड सोशल कस्टम्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। लिख लिए होंगे यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस बता रहे एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर, ये सब टाइम सीरीज क्वेश्चन से सवाल पूछा गया है। द सीजनल फ्लक्चुएशंस, ऑप्शन नंबर ए है पीरियोडिक एंड इर्रेगुलर, ऑप्शन नंबर बी है पीरियोडिक एंड रेगुलर, ऑप्शन नंबर सी है नॉट पीरियोडिक, और ऑप्शन नंबर डी है साइक्लिक।
तो द सीजनल फ्लक्चुएशंस मतलब हो गया कि मौसमी अस्थिरता है। तो मौसमी अस्थिरता क्या है, वो पीरियोडिक एंड रेगुलर है, यानी वो समय के हिसाब से वो चेंज होता रहता है और नियमित रूप से चेंज होता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीजनल फ्लक्चुएशन जो है हमेशा चेंजेस होते रहेगा, हर एक महीना में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, चाहे वो शादी ब्याह का मौसम की बात कर रहे हैं, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो ठंडी की मौसम हो या गर्मी का, वो हमेशा सीजनल जो है वो चेंजेस होता रहेगा। तो इसलिए पीरियोडिक और रेगुलर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ये आंसर था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि इफ अ कार्ड फ्रॉम a pack of 52 cards is drawn what is the chance of drawing a face card और spade कार्ड। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपको 11/13, ऑप्शन बी दिया गया है 7/26, ऑप्शन सी दिया गया है 11/26 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5/3। मतलब समझ लीजिए 52 कार्ड्स होता है, बोला है फेस कार्ड और स्पेड। 4 कैटेगरी होता है, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। ये डायमंड और हार्ट जो है वो रेड कलर का होता है और ये क्लब और स्पेड जो है वो ब्लैक कलर का होता है। और जो फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड होता है JQK, यानी गुलाम यानी जैक, क्वीन और किंग, और ये टोटल होता है 12 कार्ड्स होता है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए 12 कार्ड्स होता है, यानी हर एक के 4-4, यानी जैक के 4, क्वीन के 4 और किंग के 4-4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया है, स्पेड जो है वो ब्लैक कलर का है, तो स्पेड जो होता है यानी ये सब जो है 13 कार्ड्स होते हैं, तब जाके टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड कितना है 12 है, तो 12/52। स्पेड जो है वो 13 कार्ड्स है, यानी 13/52 और बोला गया, इसीलिए क्या होता है ऐड होता है दोनों कंडीशन। लेकिन इसमें कॉमन कार्ड क्या क्या है वो देख लीजिए। कॉमन कार्ड जो है यहाँ पर JQK है, यानी आपका 3 कार्ड इसमें से जरूर मैच किया होगा। जो 3 कार्ड है आपका इसमें, यानी JQK तो लिए होंगे, तो इसमें भी तो JQK है, तो इसीलिए 3 कार्ड इसमें से मैच किया गया है, तो इसीलिए 3/52 माइनस कर दीजिए, तो इसका LCM आ जाएगा 52, 12 + 13 यानी 25 होता है, और 25 में से 3 अगर माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा ये 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का टेबल में 11 बार में जाएगा और ये 26 बार में, तो आपका फाइनल हो जाएगा आंसर 11/26। ठीक है, तो देखिए 11/26 आपका ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। फेस कार्ड जो है JQK है, यानी सब में 4-4 कार्ड होते हैं, तो यानी 12 कार्ड्स हो गए, तो 12/52। स्पेड जो होता है वो 13 कार्ड्स का कैटेगरी होता है, तो 13/52, उसमें भी JQK है, इसलिए 3 कार्ड इसमें से मैच कर गया, कॉमन कार्ड है तो 3/52, तो आपका सही आंसर हो गया 11/26। क्वेश्चन नंबर 27 उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं 28 से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग सॉल्व कर लिए।
अब आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी प्रोबेबिलिटी से ही है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 6 in a throw of a die. Option A 6/7, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी है 1/6 और ऑप्शन डी है 5/7। बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया गया आपको। तो एक डाई है, उसमें आपको नंबर प्रिंट जो रहता है वो 1 2 3 4 5 6, लूडो का जो गोटी है उसको अगर आप फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 प्रिंट रहता है। तो उसमें बोला गया है कि 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, नंबर 6, तो 6 आने का पॉसिबिलिटी तो एक ही होगा। और नंबर ऑफ इवेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइड में रहेगा और कितने इवेंट हो सकते हैं, एक, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 1/6। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है इन इंटरपोलेशन, ये इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन चैप्टर से दिया गया है। इन इंटरपोलेशन y-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, y2 माइनस 2y1 प्लस y0 इक्वल्स टू 0, या तो ऑप्शन नंबर बी y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बोथ a एंड b, दोनों हो सकता है, या नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पावर देख लीजिए, उसी के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्रिएट होता है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बता दे रहे हैं। तो y-1 का पावर अगर 2 है तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, जैसे जो पावर है उसको पहले लिखेंगे 2, इनटू करना पड़ता है 1 से और डिवाइड करना पड़ता है 1 से। ये पहला प्रोसेस है, मल्टीप्लाई बाई 1 एंड डिवाइड बाई 1, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2। अब जितना आ चुका है आंसर उसको लिखेंगे 2 इनटू जो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में माइनस होता जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस होता जाएगा, यानी 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। यानी 1 है तो यहाँ देखिए नीचे 2 आ गया, और यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 1, और 1 अगर आ जाता है तो फॉर्मूला हम लोग का क्रिएट करने का तरीका इस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं y, जो पावर था पहले उसको लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 2 के बाद आ जाता है 1, 1 के बाद आता है 0 और इक्वल्स टू होता है 0। ठीक है। तो पहला में आपको कोई नंबर पुट नहीं करना है, और ये देखिए ये प्लस में होता है तो ये माइनस में होता है, उसके बाद प्लस में होता है। तो पहला नंबर क्या आया था आपका 2, यानी यहाँ पर लिख दीजिएगा 2y2, यहाँ 1 लिखिए मत लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो आंसर आ चुका है y2 माइनस 2y1 प्लस y0, यानी आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस तरह से क्रिएट किया जाता है। अगर यह 3 होता, अगर इसका पावर अगर इस तरह से रहता y-1 का पावर 3 इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले क्या लिखते आप 3 लिखते इंटू 1 डिवाइड बाई 1, यानी क्या आ जाता, पहला आपका 3 आता। जो आंसर आ चुका है पहले 3 लिखते, 3 में से 1 घटा देंगे 2 और नीचे 1 जोड़ देंगे 1 + 1 यानी 2, तो आपका आ गया आंसर कितना 3। फिर जो आंसर आ चुका है 3 इंटू, अब जो आपका वैल्यू हो चुका है यानी 3 लिखे थे 2, अब 1 लिखेंगे और नीचे 1 + 2 यानी 3, तो आपका कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको दिया गया है इस हिसाब से 3 फिर 1, तो ये आपको दिया गया है y-1 का पावर 3 का ये आंसर है, और ये आपका y-1 का पावर 2 का ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से आपको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 29।
तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आपको बताते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 29 तक। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। और जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 एक वीडियो नहीं देखे हैं, और या 11 से लेकर 20 तक वीडियो नहीं देखे हैं, वो ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 MCQ क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन में दिया गया है डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, गिव्स फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर। ऑप्शन क्या है वो देख लीजिए, एक्सट्रापोलेशन, ऑप्शन नंबर बी है इंटरपोलेशन, ऑप्शन नंबर सी है मोड, और ऑप्शन नंबर डी है मीन। तो फोरकास्ट यानी भविष्य का पूर्वानुमान प्रदान करता है, वो क्या है, एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी बाह्यवेशन, यानी एक्स्ट्रापोलेशन ही आपको फ्यूचर का वैल्यू बता सकता है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। क्वेश्चन नंबर 30 का ये आंसर था। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे आंसर्स आपको क्लियर हुए होगा, और उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर कुछ डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो जाए। और ये तो अभी शुरुआत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का MCQ बताया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, और आप लोग ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आपको समझाने के पर्पज़ से बताया गया है। तो उम्मीद है आप लोग सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।